नमस्कार दोस्तों, मैं एल.एस. राजपूत स्वागत करता हूँ बायोलॉजी राज पर। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का विज्ञान का मॉडल पेपर हल करने वाले हैं। इसका समय है 2 घंटे 45 मिनट और पूर्णांक है 80 नंबर का। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पादपों में फ्लोएम उत्तरदायी है, तो ये भोजन के वहन के लिए उत्तरदायी है। दूसरा प्रश्न है, मानव में आमाशय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो ये पोषण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इसमें जिबेरेलिक हार्मोन है। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? साइटोकाइनिन। उत्तल लेंस के लिए वह बिंदु जिस पर आपतित प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, उस बिंदु को कहते हैं। तो प्रकाश केंद्र ओ होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण परावर्तन कोण से संबंधित होता है, तो कोण हमेशा I बराबर R होता है। अगला प्रश्न है, विभवांतर को मापने वाला यंत्र है। वोल्टमीटर होता है, वोल्टेज को मापने वाला। किसी चालक तार के प्रतिरोध का मान किस पर निर्भर करता है? उसकी लंबाई पर भी करता है, ताप पर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, इसमें उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली युक्ति को कहते हैं। विद्युत मोटर होती है। अगला प्रश्न है, ऊपर लिखी अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो ऊपर लिखी अभिक्रिया है वो विस्थापन है। यहाँ पर Al है, Fe की जगह आ रहा है। अपचयन का उपचार करने के लिए कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? तो एंटीएसिड होते हैं या प्रत्याम्ल होते हैं। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्यों? क्योंकि वह उससे अधिक क्रियाशील है। आगे हैं आपके रिक्त स्थान। नर में हार्मोन स्रावित होता है, तो नर में होता है टेस्टोस्टेरोन। विशेष उत्पादों को शरीर से बाहर निकालने के प्रक्रम को कहते हैं, तो इसे कहते हैं उत्सर्जन। भोजन पर सूर्य से आने वाली से सुरक्षा करती है, तो करती है पराबैंगनी किरणों से। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम एवं कोयला एवं पेट्रोलियम ईंधन के उदाहरण हैं, तो ये जीवाश्म ईंधन है। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति का मात्रक, तो ये वाट होता है। अगला प्रश्न है, पचित भोजन का अवशोषण किस भाग में होता है? तो वो छोटी आंत में होता है। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? इसमें इंसुलिन हार्मोन होता है। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? CFCS होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किससे संबंधित है? तो वन्य एवं वन्यजीव होते हैं इसमें। अगला प्रश्न है, गंगा नदी पर बनने वाले बांधों के नाम लिखिए। तो इसमें आपके दिए नहीं है गंगा बनने वाले नाम सिलेबस में। अगला प्रश्न है, यदि L लंबाई के चालक तार का प्रतिरोध R ओम है, तो उसी चालक तार से R 2 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए कितनी लंबाई का तार लेना होगा? तो हमने पढ़ा है कि R समानुपाती L होता है, तो यहाँ पर 2 L ही
तार हमें लेना होगा। अगला प्रश्न है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? तो इसका आंसर होगा, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूचक रखने पर दो दिशाओं की ओर संकेत करेगा, जो संभव नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी परपथ में धारा प्रवाह है या नहीं तथा किस दिशा में है, जानने के लिए हम किस विद्युत उपकरण का उपयोग करते हैं? यहाँ पर गैल्वेनोमीटर होगा, जिसे हम जी से लिखते हैं। अगला प्रश्न है, कठोर जल को मृदु जल के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें सोडियम कार्बोनेट, जैसे हम धावक सोडा कहते हैं, इसमें 10 H2O और होगा। अगला प्रश्न है, ताजे दूध का pH 6 होता है, जिससे दही बन जाने पर इसका pH परिवर्तन क्यों हो जाता है? इसका आंसर होगा, दही में लैक्टिक अम्ल होता है, अर्थात जब दूध से दही बनाया जाता है तो अधिक अम्लीय हो जाता है, इससे इसका pH 6 से कम हो जाता है, यानी ज़्यादा अम्ल खट्टा हो जाता है। अगला प्रश्न है, आशयवित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है जबकि वर्षा जल होता है? इसका आंसर होगा, आशयवित जल शुद्ध होते हैं, इसमें आयन नहीं होते हैं तथा विद्युत का चालन आयनों द्वारा होता है। सेकंड आंसर होगा, वर्षा जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल होते हैं क्योंकि वायु में उपस्थित SO2 और NO2 जैसी गैस जल के साथ मिलकर अम्ल बना देती हैं। ये H+ आयन उत्पन्न करती हैं, जिससे कारण विद्युत धारा का चालन हो जाता है। अगला प्रश्न है, CaOCl2 को प्रचलित नाम क्या है? तो इसे भ्रंजक चूर्ण के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन में लार की क्या भूमिका है? तो मुख में स्थित लार ग्रंथियों से लार निकलकर चबाए हुए भोजन को मिलाकर चिकना तथा ऐसे लसलसा बना देती है, जिससे यह भोजन नली में आसानी से फिसल जाता है। तो अधिक महत्वपूर्ण यह है कि लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज मंड को जटिल अणुओं को शर्करा में विखंडित कर देती है, जो मंड की अपेक्षा काफी सरल हो जाता है। इस तरह लार भोजन को पचाने में अहम भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण को समझाइए। इसमें देखते हैं, वह संतति जो अपने माता पिता से किसी एक का अकेला विकल्प ही प्रकट हो पाता है, यानी अपनी पीढ़ी की बात कर रहा है, उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। जब दोनों ही लक्षण संयुक्त होते हैं तो उसे जब दोनों के लक्षण संयोजित हो जाते हैं तो उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। यानी अपनी पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई नहीं देता है उसे कहते हैं अप्रभावी, और जो दिखाई देता है उसे कहते हैं प्रभावी। अगला प्रश्न है, एक संकर संकरण के और द्विसंकर संकरण के लक्षण प्रारूप। तो एक संकरण होगा 3:1, इसका द्विसंकर संकरण होगा 9:3:3:1। अगला प्रश्न है, जैव निम्नीकरण किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो प्रकृति में प्रक्रियाओं जैसे जीवाणु की से अपघटित हो जाता है उसे जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। इसमें ऐसे पदार्थ पर्यावरण को हानि भी नहीं पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। इसका पहला नियम है आपतितकरण, परावर्तितकरण, आपतन बिंदु, अभिलंब एक ही तल में होते हैं। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम है, किन्हीं दो माध्यमों में से आपतन कोण की ज्या परावर्तन कोण की ज्या का मान या अनुपात नियत होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, sin I/sin R बराबर म्यू। अगला प्रश्न है,
यदि 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को पारस्परिक क्रम में संयुक्त किया जाता है, उनका तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो इसका सूत्र होता है 1/RB बराबर 1/R1 R2 प्लस 1/R। तो तीनों को हम लगा लेंगे, तो इनका लास आएगा 6 में इसका भाग देंगे तो टोटल आएगा 6/6 यानी 1 ओम। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ के लिए ओम के नियम को लिखिए। इसके लिए आवश्यक सूत्र भी लिखिए। तो ओम का नियम है, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं परिस्थितियां यानी लंबाई, ताप, दाब आदि के परिवर्तन नहीं किया जाए तो चालक तार में उत्पन्न विभवांतर उसमें विद्युत धारा के समानुपाती होती है, यानी V समानुपाती I। ओम का नियम हो गया। और यहाँ पर R क्या आ जाएगा, और यहाँ पर प्रतिरोध हो जाएगा तो V बराबर IR। अगला प्रश्न है, धारावाही चालक छड़ को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखने पर उस पर लगने वाले बल की दिशा की व्याख्या के लिए फ्लेमिंग के 5 स्थिति नियम को चित्र सहित बनाइए। तो यह फ्लेमिंग का वामस्थ नियम, जब हमें बाएं हाथ के अंगूठे मध्यमा तथा तर्जनी को एक दूसरे के लंबवत व्यवस्थित करते हैं तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा में प्रवाहित धारा की दिशा व अंगूठा चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को इंगित करता है। नीचे इसका चित्र ऐसा बनेगा, देख लीजिए। जो अंगूठा है वो बल की दिशा बता रहा है, जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है, और जो मध्यमा है वो विद्युत धारा की दिशा बता रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं। तो इसका आंसर होगा, पेंट करने के लिए लोहे के पदार्थ को ऊपरी भाग छुप जाता है, वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं रह जाता है, जिसके कारण वह जंग नहीं लगता है। इसलिए हम लोहे की वस्तुएं उस पर पेंट लगाते हैं, क्यों, जंग से बचाने के लिए। अगला प्रश्न है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर होगा, वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्ष यानी अवकारक एवं उत्पाद में प्रत्येक तत्व के अणुओं की संख्या बराबर होती है तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है, यानी दोनों की संख्या बराबर हो। समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान के संरक्षण नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो परमाणु नष्ट होते हैं, ना ही निर्माण होते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं। इसका आंसर होगा, आयनिक यौगिकों में परस्पर आयनिक आकर्षण ही अधिक शक्तिशाली होता है। इससे शक्तिशाली बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः इनका गलनांक एवं इसमें क्वथनांक भी होता है, उच्च होते हैं। अगला प्रश्न है, तांबे के विद्युत अपघटनीय प्रसंस्करण का नाम का चित्र बनाइए। इसका पहले आपको चित्र बनाना है, ये वाला। अगला प्रश्न है, प्रयोग द्वारा समझाइए कि धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं। आवश्यक चित्र बनाइए। इसमें आपको ये स्टैंड वाला चित्र बनाना है, इस पर पिन चिपकाने हैं मोमबत्ती सहायता से, और इसकी ये यहाँ पर थ्योरी लिखनी है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17, वायवीय अवायवीय श्वसन में अंतर। तो अंतर देख लेते हैं। पहला अंतर है, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा अंतर है, ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। अगला अंतर है, वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल होते हैं, इसमें लैक्टिक अम्ल या एल्कोहल भी होता है। अगला अंतर है, काफी मात्रा में यानी अल्टीसीटीवी ऊर्जा उत्पन्न होती है।
इसमें काफ़ी कम मात्रा में 2 एटीपी या लगभग 3 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला आंसर है, यह क्रिया उच्च जीवधारियों में पाई जाती है, जैसे ज़्यादातर पौधे, जंतु, मानव, हिरण, पक्षी आदि। ये क्रिया निम्न जीवधारियों में पाई जाती है, जैसे ईस्ट हो गया, पीताकृमि हो गया। अगला आंसर है, यह कोश का द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यह कोश का द्रव्य मानव की पेशियों में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समजात तथा समरूप अंग किसे कहते हैं? चित्र बनाइए। तो पहले देखते हैं समजात अंग। जो अंग उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते हैं तथा कार्य में भिन्न हो सकते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। एग्जाम्पल, पक्षी के पंख तथा घोड़े के अग्रपाद एक समान होते हैं। ये देखिए। दूसरा है, मनुष्य के बाजू तथा गाय के अग्रपाद, मेढक के अग्रपाद तथा पक्षी के पंख। यहाँ के चित्र बनाए गए हैं। ये मानव का है, पक्षी का है, छिपकली का है, मेढक की ये अग्रहाद है। आगे देखते हैं समरूप अंग। वे अंग जो समान कार्य करते हैं तथा देखने में भी समान है, लेकिन उनकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न है, उन्हें क्या कहते हैं? समरूप अंग। एग्जाम्पल, कीट के पंख तथा पक्षी के पंख, कीट के पंख तथा चमगादड़ पंख, चने के पौधे तथा मटर के पौधे का प्रतान, चने के पौधे तथा अंगूर में लगी प्रतान। यहाँ देखिए, इनकी आंतरिक संरचना क्या थी? ये चमगादड़ के पंख है और ये पक्षी की। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? आवश्यक चित्र बनाइए, कार्य प्रणाली समझाइए। तो पहले देखते हैं इसका सिद्धांत। विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और उसे बल आरोपित होता है, इस बल की मदद से विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ये इसका डायग्राम है। इसी क्रियाविधि, जब आर्मेचर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो आर्मेचर पर चुंबकीय क्षेत्र में बल आरोपित हो जाता है। अगला पॉइंट है, क्योंकि आर्मेचर दोनों सिरे AB व CD पर धारा की दिशा विपरीत होती है, अतः दोनों ही भुजाओं पर आरोपित बल किंतु विपरीत दिशा में कार्यरत होते हैं, एक दूसरे समान भी होते हैं जी। इस प्रकार बल युग्मों का निर्माण होता है। अगला पॉइंट है, यह बल युग्म आर्मेचर को निश्चित गुण उत्पन्न करता है, जिसमें C1 C2 विभक्त बल आर्मेचर के साथ गति करते हैं। प्रत्येक अर्धगोलार्ध के पश्चात इनका संपर्क V1 V2 ब्रश से होता है, जिसके कारण CD EB भुजाओं में विद्युत धारा की दिशा ज्यों की त्यों बनी रहती है। V1 V2 को कॉम्पटेटर या स्पर्शक ब्रश भी कहते हैं। इसकी मदद से C1 C2 द्वारा विद्युत धारा आर्मेचर में प्रवाहित हो जाती है। अब इसलिए उपयोग विद्युत मोटर के अनेक उपयोग हैं। विद्युत मोटर अनेक कार्यों में प्रयुक्त कर सकते हैं, जैसे अश्व शक्ति से बड़ी से बड़ी मशीनों को इससे छोटी छोटी मशीनों में अश्व शक्ति तक की मशीनें लाई जा सकते हैं। औद्योगिक के अतिरिक्त इसके कृषि में या खेतों में जोतने, बोने, काटने मशीनों में भी उपयोग करते हैं। ये इसका डायग्राम 3 डायग्राम है। चुंबक है NS, इसके बीच चुंबकीय क्षेत्र बनना है। अगला प्रश्न है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है, क्यों? तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर होगा, जब लोहे की कील को नीले रखी कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो नीला रंग हल्का मलिन या गायब हो जाता है। कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि F ही है वो CO से अधिक क्रियाशील होता है।
जो इसे स्थान से विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बनाकर मुख्य बिक्री होगी Fe प्लस AuSO4। तो ये इसका स्थान ले लेगा, बनाएगा FeSO4 प्लस U अलग हो जाएगा, तो इसका हल्का हरा रंग है वो गायब हो जाएगा। इसका चित्र देखते हैं। तो ये इसका चित्र बनेगा, ये पूरा बनेगा। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर में स्थित संतुलन की अनुचित करता है? तो इसका आंसर होगा अनुमस्तिष्क। दूसरा है, अनिच्छेक क्रिया के 2 उदाहरण दीजिए। तो अनिच्छेक क्रिया इसमें हो जाएंगी हृदय का धड़कना, सांस लेना, पाचन नली में संकुचन की गति। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का नाम का चित्र बनाइए। ये आपके चित्र बनना है, ये वाला। यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो PDF का पासवर्ड आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा 9461। इससे आप इस वीडियो की PDF को खोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, गोलीय लेंस के लिए चिन्ह प्रपाटी को समझाइए। किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। प्रथम लेंस की 10 सेंटीमीटर दूरी है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन ज्ञात कीजिए, यानी M ज्ञात करनी है। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए चित्र बनाइए। वस्तु का रखिए F21 और F के बीच। तो देखते हैं इसका आंसर। तो इसकी चिन्ह प्रपाटी, तो चिन्ह प्रपाटी पहला पॉइंट है, मूल बिंदु यानी ध्रुव P से को माना जाता है सभी दूरियां P से मापी जाती हैं, बाईं ओर और दाईं ओर दोनों की दूरियां। दूसरा पॉइंट है, जब दूरियां आपके प्रकाश के कण की दिशा में मापी जाती हैं तो धनात्मक लेते हैं ईश्वर। जब दूरियां आपके कण की दिशा में विपरीत दिशा में मापी जाती हैं तो ऋणात्मक ली जाती हैं ईश्वर की दूरियां। चौथा पॉइंट है, मुख्य एक्स के लंबवत ऊपर की दूरियां धनात्मक ली जाती हैं, ऊपर की ओर सभी दूरियां, तथा मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर सभी दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं, नीचे की ओर की सभी दूरियां। छठा पांचवा पॉइंट है, ध्रुव से वस्तु की दूरी U से प्रतिबिंब की दूरी V दर्शाते हैं, यानी V से लिखेंगे प्रतिबिंब दूरी और U से लिखेंगे हम वस्तु की दूरी। छठा पॉइंट है, अतः ध्रुव से वस्तु की दूरी U को ऋणात्मक लिया जाता है। हमेशा जो U होगा वो हमेशा माइनस में लिया जाएगा, कोई सा भी दर्पण हो, कोई सा भी लेंस हो। अगला पॉइंट है, यदि प्रतिबिंब आभासी बन रहा हो तो ध्रुव में प्रतिबिंब की दूरी V को धनात्मक लिया जाता है, यानी V प्लस ले जाएंगे, तथा जब आत्म प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा हो तो उसे V को क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। आठवां पॉइंट है, फोकस दूरी को F इस तरह से जाता है, अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक ले जाते हैं, यानी F किसके लेंगे, माइनस लेंगे, जबकि तब के लिए हमेशा धनात्मक यानी प्लस लेंगे। देखते हैं इसका डायग्राम। तो इसका आपको डायग्राम बनाना है, ये वाला, ये वाला। अब देखते हैं अगला आंसर इसका सवाल वाला। तो पहले दिया है, सवाल में क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर उसकी प्रतिबिंब दूरी दी है, 15 सेंटीमीटर उसका फोकस दूरी दिया है, जो दोनों हम लोग को मार्क्स में लेंगे। हमें निकालना है U, तो सूत्र लगाएंगे 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। इसमें मान धरना है हमें, तो 1/10 माइनस 1/10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आगे, तो जहाँ पर 2 प्लस हो गया, तो इनका उत्तर आएगा 1/-30। तो U कितना हो गया, -30 हो गया सेंटीमीटर। अगले का आंसर है,
हमें निकालना है m, तो m बराबर v बट्टे u, तो -10/-30 बराबर दोनों प्लस हो जाएगा, माइनस में कट जाएगी 1/3, यानी इतना आवर्धन क्षमता आएगी उसकी। डी आई यहाँ पर सीधा बनेगा, और कैसा बनेगा ये आवासी, वस्तु से बड़ा बनेगा। अब देखते हैं इसका अगला आंसर। अगला आंसर वस्तु रखी है 2f1 और f1 के मध्य, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर, यानी 2f2 से परे बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। अगला प्रश्न है हम धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। इसका आंसर क्या क्रिया हो जाएगी, Zn2HCl क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस आपकी मुक्त होगी। इसका हम चित्र बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।